नमस्कार दोस्तों ये 12 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो यह नई दिल्ली में किया है दोस्तों। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक दिन के इस सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ कर रहा है। श्री अमित शाह चुने गए राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश में लघु अवधि सहकारिता ऋण संरचना में 34 राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 96,575 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल रंगम डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। दलाई लामा लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल रंगम डस्टन अवार्ड तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को प्रदान किया गया है। मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। यह छठा डी पाल रंगम डस्टन अवार्ड था। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC लेह द्वारा दलाई लामा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सिंधु घाट पर LAHDC के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डी पाल रंगम डस्टन मनाया गया। दलाई लामा को 2008 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुख्य संरक्षक से भी सम्मानित किया गया था। दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट में भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी? यह ऑस्ट्रेलिया के साथ सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी गई दोस्तों। कैबिनेट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी। यह समझौता कला और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। अब तक भारत ने विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के अनुसार देशों विदेशों के निर्माता का योगदान सह प्रोडक्शन कार्य की अंतिम कुल लागत के 20% से 80% तक के बीच हो सकता है। ये समझौता व्यावसायिक, अर्ध सार्वजनिक या सहकारी संगठनों को फिल्मों के निर्माण में सहयोग करने की अनुमति देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक को लॉन्च किया है? तो यह नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। पशु को लंपी स्किन रोग से बचाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय अश्रू अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से टीका विकसित किया है। 2019 में यह बीमारी के भारत में प्रवेश करने के बाद से ही अनुसंधान संस्थान वैक्सीन विकसित करने में लगी हुई है। जी तोमर
श्री तोमर ने कहा कि वैज्ञानिकों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कम समय में सीमित परीक्षणों के बाद 100% प्रभावी टीकाकरण विकसित किया जो सभी मानकों को पूरा करता है। लंपी स्किन रोग। यह वायरस कैप्री कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह आनुवांशिक रूप से वायरस के परिवार से जो गोटापॉक्स और चेचक के कारण बनता है। यह मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों को रक्त शोषण कीड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है। वजन कम होना, बुखार, मुंह के छाले और दूध उत्पादन में कमी, ये सभी लक्षण हैं जो जानवरों में संक्रमण के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह मनोज प्रभाकर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मनोज प्रभाकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पुबुद दसनायके की जगह लेंगे, जो जुलाई में अपने पद से त्यागपत्र देकर कनाडा क्रिकेट टीम के 59 साल के मनोज प्रभाकर भारत की तरफ से 1984 से लेकर 1996 तक 39 टेस्ट और 130 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। प्रभाकर दिल्ली क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच और राजस्थान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने यह रिपोर्ट जारी करी है दोस्तों। विभिन्न जानवरों की प्रजातियों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थट्टेक्कड़ पक्षी अभयारण्य के जीव नामक एक पुस्तक जारी की है। थट्टेक्कड़ पक्षी अभयारण्य केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है। यह 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अवसर पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कालीकट विश्वविद्यालय और डॉक्टर गफूर मेमोरियल MIS मप्पड़ कॉलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जस्टिस उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है दोस्तों। जस्टिस उदय उमेश ललित जी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस उदय उमेश ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह वर्तमान CJI न्यायाधीश NV रमना के 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद 27 अगस्त को पदभार संभालेंगे। अगस्त 2014 में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह न्यायमूर्ति SM सीकरी के बाद से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। न्यायमूर्ति ललित ने सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकालों की सेवा की है। न्यायमूर्ति ललित, जिनका जन्म 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, को जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व भर में प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहली बार 12 अगस्त 2000 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाने की शुरुआत करने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है। युवाओं को समाज के कई मुद्दों पर आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य के साथ समझौता किया है दोस्तों। महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। डॉक्टर शशि पंजा, प्रभारी मंत्री महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल ने प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग पर एक राज्य स्तरीय परामर्श में भाग लिया। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF द्वारा व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर किया गया था। दोनों राज्यों के बीच महिलाओं के प्रवास और तस्करी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए, जहां बहुत से लोगों की आवाजाही होती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अन्य राज्यों के साथ अपनी झरझरा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण पश्चिम बंगाल तस्करी के लिए अति संवेदनशील है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तस्करी की रोकथाम और बचाई गई लड़कियों और महिलाओं के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने छात्रों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को साइबर धमकी, तस्करी और अन्य प्रकार के दुरुपयोगों के ऑनलाइन खतरे के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आज का यही वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।